उन्होंने आगे कहा, आप सभी को दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के शीर्ष खजानों और कौशलों की एक सूची दी जाएगी ताकि आप जान सकें कि आपको किन चीजों पर ध्यान देना होगा। यह एक ईश्वरीय अवसर है जो किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। यह मी याओ है। वो एक काले वस्त्र वाली एल्डर है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। वह आपको एस्कॉर्ट करेगी। हमें बस इतना ही कहना था। आप जा सकते हैं। सूची कुछ घंटों में आपके आंगन में भेज दी जाएगी। आप कल रात को चले जाएंगे, इसलिए तैयार रहें। इसके अलावा आपको बीस्ट हॉल जैसे अन्य संप्रदायों का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे संप्रदाय से नफरत करते हैं। आप उन सभी को मार सकते हैं, लेकिन आपको मरने की अनुमति नहीं है, संप्रदाय मास्टर ने कहा और वह उठकर चली गई। प्रधान एल्डर और मी याओ भी चले गए। दिलचस्प है। तो हम अब तक के सबसे मजबूत संप्रदाय का पता लगाएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर हमें कोई खजाना मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि वहाँ स्वर्गीय जड़ी बूटियां भी हो। हम छलांग और सीमा से आगे बढ़ेंगे, चू मियाओ ने उत्साह से कहा। अन्य संप्रदायों की टीमें भी यही सोच रही होंगी। लालच के लिए मत मरो, ठीक है। दाई हु उनके पास गया और कहा, ठीक है। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की सराहना के 20 टोकन हैं। हम 19 और संप्रदायों की उम्मीद कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश हमारे दुश्मन होंगे क्योंकि हम एक अंधकार में संप्रदाय हैं, दक्ष ने कहा। तो क्या तुम डरी हुई हो? हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने तुम्हें हमारा कप्तान बनाया। कप्तान तो सीनियर म्यू होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुमने उन सभी रैंकिंग में पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। तुमने जरूर धोखा किया होगा, है ना? पास बैठी एक लड़की खड़ी हुई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? दक्ष ने पूछा। वह ताकत रैंकिंग में रैंक 4 पर सुजेन है, चू मियाओ ने दक्ष को बताया। रैंक 4? क्या वह हमारी टीम में शामिल होने के लिए पर्याप्त मजबूत है? मुझे खेद है, लेकिन जब मैं यहाँ नया था तब भी मैंने रैंक 3 से कम रैंक नहीं हासिल की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह किस तरह से तुलना करती है, दक्ष ने लापरवाही से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चू मियाओ से बात कर रहा था। उसने सुजेन की तरफ देखा तक नहीं। सुजेन गुस्से से भड़क उठी। दक्ष, तुम्हें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा तुम हमारे मिशन के दौरान मरने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हो, मू ने दक्ष से कहा और उसे विषैली नजरों से देखा। मर जाओ, शायद या शायद नहीं। खैर, चूंकि मैं कप्तान हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जब जाने का समय हो तो देर मत करना, वरना तुम पीछे रह जाओगे, दक्ष ने जाने से पहले सहजता से कहा और म्यू और सू को पीछे छोड़ दिया। वरिष्ठ म्यू, वो बहुत घमंडी है। मुझे यकीन है कि उसने धोखा दिया है। मेरी नजर में आप असली कैप्टन हैं और मैं केवल आपके आदेशों का पालन करूंगा, सू जेन ने उससे कहा। धन्यवाद। क्यों न हम कहीं ड्रिंक पर चलें, म्यू ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा और उसने अपना हाथ सुजेन की ओर बढ़ाया जैसे कि वह उसे आमंत्रित कर रहा हो। आह, जरूर, सुजेन ने सहमति जताई। म्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ वहां से निकल गया। मेरे आंगन में कीमती शराब है, चलो वहां चलते हैं, उसने हॉल से बाहर निकलते हुए उससे कहा। उसने इनकार नहीं किया। म्यू उसे अपने आंगन में ले आया और अपने शयन कक्ष में ले गया। जब माई ने पे परोसा तो सू जेन उसके बिस्तर पर बैठी रही। वे शराब पीने लगे। सू जेन, तुम जानती हो, मैंने हमेशा सोचा है कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, उसने उससे कहा जब वह 3 गिलास शराब पी चुकी थी। उसने बात करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। वरिष्ठ म्यू, मैंने भी सोचा था कि तुम संप्रदाय में सबसे सुंदर आदमी हो, सुजेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब तक उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। म्यू ने धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया और उसके होठों पर उसने भी जोश से उसके चुंबन का जवाब दिया और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर गिर पड़े। उनके आईपीएस अलग नहीं हुए। अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने से पहले उन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए।
सुजेन को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन म्यू ने अपने गुरु से प्राप्त नए कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। वह अपनी साधना को और बढ़ाने के लिए उसकी आदिम यिन को अवशोषित करना चाहता था। हालांकि सुजेन अपनी साधना नहीं खोएगी, लेकिन वह अपनी प्रतिभा खो देगी और अपनी साधना को और आगे नहीं बढ़ा पाएगी। दूसरी ओर म्यू की साधना और उसकी प्रतिभा दोनों ही बढ़ जाएंगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि सू को यह भी एहसास नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसने अपनी प्रतिभा कैसे खो दी। दक्ष दूसरों से अलग हो गया और अपने आंगन में वापस चला गया। वह अपने बिस्तर पर बैठकर एकत्रित की गई जानकारी के बारे में सोचने लगा। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह के एक मजबूत संप्रदाय को एक ही दिन में कैसे नष्ट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, दक्ष ने सोचा। एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति धूप में तपता हुआ चल रहा था। उसने लबादा पहना हुआ था और चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वो वही व्यक्ति था जिसने मिंग्यू को भाग्य क्रिस्टल दिया था, जिसने उसे दक्ष के पास भेजा था। वही व्यक्ति जो एक झटके में 2 पीक स्काई रियल्म साधकों को मारने में सक्षम था। भाग्य बड़ी अजीब चीज है। इतनी शक्ति होने के बावजूद मैं इसे बदल नहीं सकता, आदमी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। मैं इस ग्रह पर छाए अंधकार को देख सकता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं देख सकता जिसका यह अंधकार है। वो धीरे से बोला और आगे चलता रहा। वह अचानक चलना बंद कर नीचे जमीन की ओर देखने लगा। उसने अपना हाथ हिलाया और तेज हवा उस दिशा में बहने लगी जिस ओर उसका मुंह था। हवा अपने साथ रेत को उड़ा ले गई और जो चीज पहले रेत के नीचे ढकी हुई थी वो दिखाई देने लगी। ये शव किसी 20 वर्ष के लड़के का लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आप हर चीज में क्या भूमिका निभाएंगे, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा और शव के माथे पर अपना हाथ रखा। जो लड़का पहले मृत लग रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दानव सम्राट काया साधना शुरू कर दी। वह अपनी शारीरिक साधना में भी सफलता के करीब था और उसे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में वह इसे हासिल कर लेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रस्थान का दिन आ गया। दक्ष ने खड़े होते ही अपनी आंखें खोली। आखिरकार मैं जा सकता हूँ। इतने लंबे समय के बाद मैं मिंग्यू और झिकविंग से मिल पाऊंगा। मैं अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ, दक्ष ने नहाने के लिए जाते हुए कहा। वो नहाकर बाहर आया। उसके लंबे काले बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसने अपने आंगन से निकलने से पहले अपने सबसे अच्छे कपड़े बदल लिए। उन्हें रात को निकलना था, इसलिए उसके पास अभी भी समय था। लेकिन उसे लैंग जिंग से भी मिलना था, जो उसे उसका असली मिशन बताने वाला था, जिस काम के लिए उसने दक्ष को यहाँ रखा था। दक्ष लैंग जिंग के आंगन में गया और उससे लंबी बातचीत की। वहां उसे बताया गया कि उसे क्या करना है। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जब उसे पता चला कि लैंग जिंग क्या चाहता था। क्या तुम सब कुछ नष्ट करना चाहते हो? दक्ष ने पूछा, लेकिन उसे केवल अस्पष्ट उत्तर मिला। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे आपसे ये क्यों करवाना है या मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और तुम मुक्त हो जाओगे, लैंग जिंग ने कहा। ये लो, यह नक्शा लो, लैंग जिंग ने दक्ष को नक्शा देते हुए कहा। दक्ष ने आंगन से निकलने से पहले नक्शा ले लिया। जब वह निकला तो रात हो चुकी थी। तय हुआ कि सभी लोग चर्चा हॉल के सामने मिलेंगे और वहीं से निकलेंगे। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचा, उसने देखा कि टीम के सभी सदस्य पहले से ही वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वे दक्ष और मी याओ का इंतजार कर रहे थे। दक्ष उनके पास गया। वो चू मियाओ के पास खड़ा था। जब उसने अपनी तरफ देखा तो उसने देखा कि मो सू जेन के साथ खड़ा था। वो उसका हाथ पकड़े हुए थी। मुझे लगता है कि वे वास्तव में एक जोड़ा थे। शायद इसीलिए वो पिछली बार इस तरह मेरे पीछे आए थी, दक्ष ने सोचा। हालांकि वो अलग दिखती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ कमी है। हालांकि मैं इसका पता नहीं लगा सकता, उसने उसे देखते हुए सोचा। अरे डरपोक, मेरी तरफ देखना बंद करो।
सुजेन ने देखा कि दक्ष उसकी तरफ देख रहा है और उसे डांटा। सबने उसकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दक्ष और म्यू दोनों ही स्ट्रेंथ रैंकिंग और डेमन रैंकिंग में शीर्ष 2 में थे। वे परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। दक्ष ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और अपने दिमाग से यह विचार निकाल लिया। उसे नहीं लगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसे शामिल होने की जरूरत है। कुछ देर बाद संप्रदाय गुरु अपने पंख वाले बाघ पर उड़ते हुए उनके पास आए। लैंग जिन, प्रधान बुजुर्ग और मी याओ भी उनके साथ आए। आप सब यहाँ हैं, अच्छा है। दक्ष, आगे आओ, प्राइम एल्डर ने कहा। दक्ष प्रधान बुजुर्ग के पास गया। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की प्रशंसा का प्रतीक है, इसे सुरक्षित रखें। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने की कुंजी है, आपको इसे खोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। प्रधान बुजुर्ग ने दक्ष को प्रतीक देते हुए कहा। दक्ष ने टोकन लिया और उसका अवलोकन किया। यह एक सादे चांदी के सिक्के जैसा लग रहा था, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। प्राइम एल्डर ने कहा, यह देखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन ये किसी विशेष चीज से बना है। हम चाहे कुछ भी कर ले, इस सिक्के को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस सिक्के को चुराया नहीं जा सकता, इसे केवल दिया जा सकता है। अगर सिक्का चुरा लिया जाता है या इसे रखने वाले से जबरदस्ती छीन लिया जाता है, तो सिक्का गायब हो जाएगा। ये दुनिया के किसी अनजान कोने में किसी बेतरतीब जगह पर दिखाई देगा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि तब इसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इसलिए कोई मूर्खता मत करो। लैंग जिंग ने ये भी कहा। बोलते समय उसने लापरवाही से म्यू की ओर देखा। जिंग, सही है, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। अगर कोई विवाद हो तो इसे चुराने या दक्ष से जबरदस्ती लेने की कोशिश मत करना। यह मिशन वास्तव में महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि यह विफल हो, प्रधान एल्डर ने कहा। लेकिन उनका मतलब विशेष रूप से म्यू से था। म्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे यह बात उसके गुरु ने पहले ही बता दी थी। उसने उससे कहा कि वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले दक्ष को नहीं मार सकता। उसने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले दक्ष के साथ कुछ भी किया, तो वह खुद उसे मार डालेगी। ठीक है, इतना स्पष्टीकरण काफी है। मुझे यकीन है कि आप लोग समझदार हैं और एक टीम के रूप में काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, प्राइम एल्डर ने आगे कहा। हमने 11 पंख वाले सिंहों की व्यवस्था की है। आप उन पर यात्रा करेंगे ताकि आप समय पर वहां पहुंच सकें, संप्रदाय प्रमुख ने कहा। 11 पंख वाले सिंह उनके पास उतरे और जो पुर्णिये उन्हें वहां लाए थे वे पंख वाले सिंहों से उतर गए। संप्रदाय गुरु ने कहा, मी याओ के पास नक्शा है, उसके नेतृत्व का अनुसरण करो। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और पंख वाले शेरों के ऊपर चढ़ गए। वे संप्रदाय से विदा हो गए। हालांकि संप्रदाय गुरु ने नक्शा केवल मी याओ को दिया था, लेकिन लॉन्ग चेन के पास भी नक्शा था। जब वह दिन में लैंग जिंग से मिलने गया था, तो उसने उसे नक्शा दे दिया था, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसे यकीन था कि म्यू और चू मियाओ के पास अपना नक्शा जरूर होगा। वे दिन रात बिना रुके यात्रा करते रहे। वे केवल तभी रुके जब वे उत्तरी चंद्र साम्राज्य में पहुंचे। चूंकि वे सभी पृथ्वी लोक या उससे ऊपर के क्षेत्र में थे, इसलिए वे बिना सोए लंबे समय तक रह सकते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा था। वे सभी बहुत थके हुए थे। वे उत्तरी चंद्र साम्राज्य के शाही शहर के ठीक बगल में उतरे और पंख वाले शेरों को जानवरों की थैलियों के अंदर भेज दिया। दक्ष हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने साथ एक जानवरों का थैला रखता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को शक हो कि उसने अपने जानवरों को कहां रखा है। दक्ष ने पंखों वाले शेर को जानवरों के क्षेत्र में भेजने के बजाय जानवरों के थैले में भेज दिया। वे सभी शहर में प्रवेश करते समय दीवारें कूदकर घुस गए, क्योंकि वे आधिकारिक प्रवेश द्वार से नहीं जाना चाहते थे।
उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए थे और सामान्य कपड़े पहन लिए थे। हालांकि उत्तरी चंद्र साम्राज्य उनके संप्रदाय से कमजोर था, लेकिन वे समय से पहले ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दूसरे संप्रदाय भी आस पास ही होंगे। वे 11 लोग पैदल ही होटल की ओर चल पड़े। मी याओ रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए 11 कमरे पाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे उस प्यारी रिसेप्शनिस्ट की याद दिलाती हो जिससे मैं डिमेंशिया के राज्य में मिला था। वह भी उतनी ही दयालु और सौम्य थी, दक्ष ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, लेकिन असल में वह ये बात मी याओ से कह रहा था। उसका चेहरा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। धन्यवाद, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उन्हें कमरे की चाबियां दी। दुर्भाग्य से वो रिसेप्शनिस्ट एक हत्यारा निकला, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा जब वो मी याओ के बगल में चल रहा था। ओह, सौभाग्य से आप उस हत्यारे के हाथों नहीं मरे, उसने कहा जब उसने उसकी ओर देखा। आह, मुझे कहना ही होगा, मुझे उस पर क्रश था। वह वाकई बहुत प्यारी थी। मैं होटल वापस जाने के बाद उसे प्रपोज करने की उम्मीद कर रहा था, दक्ष ने मजाक में कहा। हाँ, क्या तुम इन चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटी नहीं हो? उसने मजाकिया लहजे में कहा। मैं एक पूर्ण विकसित वयस्क हूँ। यदि आपको मुझ पर संदेह है तो आप परीक्षण कर सकती हैं, दक्ष ने उत्तर दिया, लेकिन उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वे अन्य लोगों से मिले और पहली मंजिल पर चले गए जहां उन्हें कमरे आवंटित किए गए। दक्ष का कमरा मी याओ और चू मियाओ के कमरों के बीच में था। म्यू को उसके बगल वाला कमरा मिला और सुजेन को उसके बगल वाला कमरा मिला। वे सभी थके हुए थे, इसलिए अपने अपने कमरे में चले गए। सबसे पहले उन्होंने सो जाना ही बेहतर समझा। धधकते सूर्य साम्राज्य में वापस विभिन्न प्रजातियों के 11 उड़ने वाले जानवर धधकते सूर्य साम्राज्य के शाही महल के सामने उतरे। आदरणीय गुरुजनों, आपका स्वागत है, एक भव्य वेशभूषाधारी बालक ने उनका अभिवादन किया। आप कौन हैं? बीस्ट हॉल की टीम को ले जा रहे एल्डर ने पूछा। वह गंजा था, लेकिन उसकी लंबी काली दाढ़ी थी। मैं जी शेन हूँ, मैं धधकते सूर्य साम्राज्य का युवराज हूँ, लड़के ने जवाब दिया। ओह, तुम जी म्यू के लड़के हो, वो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया? बुजुर्ग ने पूछा। ठीक है मास्टर, पिताजी, मुझे नहीं पता कि आप अभी तक आ चुके हैं। जब मैंने आपको आते देखा तो मैं बाहर खड़ा था। मैं आपको इंतजार नहीं करा सकता था, इसलिए मैंने अपने पिता की जगह आपको बधाई देने का फैसला किया, जी शेन ने उन्हें उत्तर दिया। ठीक है, हमें अपने पिता के पास ले चलो, बुजुर्ग ने कहा। बेशक, जी शेन ने अपना सिर हिलाया और उन्हें रॉयल हॉल की ओर ले गया जहां राजा उस समय बैठे थे। हालांकि पहले उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वे अपने कमरे से बाहर आने जाने में सक्षम हो गए हैं। जी शेन ने एल्डर और बीस्ट हॉल की टीम के साथ हॉल में प्रवेश किया। बड़े कू, आप यहाँ हैं। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको स्वयं साथ नहीं ले जा सका। मुझे लगा था कि आप कल आएंगे। राजा खड़ा हुआ और बड़े कू के पास गया। हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता जी म्यू, हम अपनी योजना से अधिक तेज थे, एल्डर कू ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैं भोज को आगे बढ़ा सकता हूँ। हम इसे आज रात कर सकते हैं, जी म्यू ने सुझाव दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी थक गए हैं। बस कुछ कमरों की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है कि वे एक दिन के लिए सोना पसंद करेंगे, एल्डर कू ने जवाब दिया। ओह, अभी शेन, हमारे सम्मानित मेहमानों को शाही अतिथि कक्षों में ले जाओ और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए उनके दरवाजे के बाहर नौकरों को खड़ा करने की व्यवस्था करो, जी म्यू ने आदेश दिया। हाँ पिताजी, जी शेन ने अपना सिर हिलाया। इस तरफ से, गुरुजी, जी शेन ने एल्डर कू से कहा जब वह बाहर की ओर चल रहे थे। बीस्ट हॉल की टीम ने जी शेन का पीछा किया और उन्हें अतिथि कक्षों में लाया गया। उन्हें महल में सबसे आलीशान कमरे दिए गए थे। हालांकि ये कमरे ब्लेजिंग सन एम्पायर में सबसे अच्छे थे, लेकिन बीस्ट हॉल के कमरों की तुलना में ये कुछ भी नहीं थे। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वे पहले से ही बहुत थके हुए थे।
वे सभी अपने कमरे में चले गए और सो गए। डार्क सोल संप्रदाय के लोग अगले दिन उठे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उन्होंने तय किया था कि वे अपने कमरों में ही रहेंगे और तब तक साधना करेंगे जब तक कि उनके मिशन का समय न आ जाए। हालांकि सभी जाग चुके थे, लेकिन दक्ष अभी भी सो रहा था। चू मियाओ अभी नहाकर बाहर आई थी और उसने कपड़े पहनना समाप्त किया था। दस्तक वो अपनी खेती शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोला। वह क्षण भर के लिए दंग रह गई, क्योंकि उसने देखा कि मो दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो और म्यू कभी इतने करीब नहीं थे, क्योंकि म्यू बहुत घमंडी था और किसी से बात नहीं करता था, इसलिए उसे अपने दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चू मियाओ ने पूछा। कुछ खास नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या हम साधना के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्पिरिट वाइन भी है, क्या हम उसे भी ले सकते हैं? मू ने कहा। चू मियाओ को ये काफी संदिग्ध लगा। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं बस शांति से साधना करना चाहता हूँ। शायद अगली बार। चू मियाओ ने विनम्रता से मना कर दिया। ओह ठीक है, अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला करते हैं तो आप मेरे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। मैं बस आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि हमने पिछले कुछ सालों में ज्यादा बात नहीं की है। म्यू ने कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगी, चू मियाओ ने दरवाजा बंद करने से पहले जवाब दिया। उस एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गहरा येन अपने लिए ले लूंगा। म्यू ने मन ही मन कोसा और पीछे मुड़ गया। वो सुजेन के कमरे की ओर चला गया। जैसे ही सुजेन ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई म्यू, उसने स्नेह से कहा। म्यू उसके कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया तथा उसे अपने आलिंगन में ले लिया और शुरू कर दिया। दक्ष आखिरकार जाग गया और उसने अपनी आंखें खोली। वह उठकर बैठ गया और बिस्तर से उतरने से पहले अपनी बाहें फैला दी। चलो देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए पास के कमरों में देखने की कोशिश की। चू मियाओ और बाकी लोग अभी भी साधना कर रहे थे, जबकि मी याओ शोवा में थी। दक्ष का ध्यान सबसे ज्यादा सुजेन के कमरे पर गया। उसने देखा कि मो और सुजेन एक दूसरे को गले लगा रहे थे और जानवरों की तरह रहे थे। मैं सही था, वह वास्तव में उसकी प्रेमिका थी। अब मुझे समझ में आया कि मेरे प्रति उसकी नकारात्मक भावनाएं कहां से आ रही थी। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अपनी दिव्य भावना का प्रसार जारी रखा और जल्द ही वे होटल में हो रही हर घटना को देखने में सक्षम हो गए। एक और बात थी जिसने उसे चौंका दिया। उसने कुछ लोगों को होटल में प्रवेश करते देखा। वे एक संप्रदाय से संबंधित लग रहे थे, लेकिन दक्ष ने उनकी सीना पर प्रतीक को पहचान लिया। वे शक्तिशाली तलवार संप्रदाय से थे। ये भी एक महान संप्रदाय था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह डार्क सोल संप्रदाय और बीस्ट हॉल जितना ही शक्तिशाली था। हैरानी की बात यह है कि उनके साथ 11 लोग थे, एक महिला एल्डर और 10 शिष्य। वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की विरासत को भी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए होंगे, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसने अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करना बंद कर दिया था। अगर वो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहा तो मी याओ और शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग उसे नोटिस कर सकते थे। दक्ष शॉवर के अंदर चला गया और 10 मिनट से अधिक समय तक अंदर रहा। जैसे ही पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिरी, वह केवल मिंग्यू और झिकविन के बारे में ही सोच पा रहा था। धधकते सूर्य का साम्राज्य पास ही है, क्या मुझे अभी वहां जाना चाहिए? लेकिन मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय 1 सप्ताह के बाद प्रकट होगा। अगर मैं अभी वहां जाऊं तो शायद मैं समय पर वापस जा सकूं। दक्ष ने बड़बड़ाया। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जाकर उन्हें बता देना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। लैंग जिन को मारने के बाद मैं उन्हें लेने के लिए वापस आऊंगा, दक्ष ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा। वो नहाकर बाहर आया और कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर चला गया।
जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने देखा कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की टीम अभी भी वहां थी। वो उनके पास से चला गया। चूंकि उसने अपने संप्रदाय का बैज या पोशाक नहीं पहनी थी, इसलिए उन्होंने उसे पहचाना नहीं और उस पर ध्यान नहीं दिया। मिंग्यू और झिकविंग इस समय मेरी बड़ी प्राथमिकता है। मैं वापस आने के बाद मेंग की देखभाल कर सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला और उसके ऊपर कूद गया। उसने पहले ही नक्शे का पूरा अध्ययन कर लिया था और वह जानता था कि धधकते सूर्य का साम्राज्य कहाँ है। जैसे ही दक्ष सन डिस्ट्रॉयन कोंडोर पर सवार होकर शहर से बाहर निकला, एक लड़की उस होटल के अंदर आ गई जहां से दक्ष निकला था। वो लड़की वही लड़की नहीं थी जिसने दक्ष और मिंग्यू के खिलाफ साजिश रची थी ताकि वह उन्हें मार सके और छोटा सा डिब्बा ले जाए। वह मेंग थी। उसे अभी भी नहीं पता था कि दक्ष जिंदा है। अगर वह थोड़ी तेज होती तो वह दक्ष से मिल पाती। हालांकि यह अनिश्चित था कि उनकी मुलाकात कैसी होती। सबसे संभावित परिणाम उसकी मौत थी, लेकिन स्थिति में एक अप्रत्याशित घटक भी था। यह अनिश्चित था कि क्या शक्तिशाली तलवार संप्रदाय चुपचाप वहीं खड़ा होकर लड़की को मरते हुए देखता या फिर वे हस्तक्षेप करते। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय अपने धर्मी दांव के लिए जाना जाता था। उनके शिष्य न्याय के लिए लड़ते थे और वे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वे हस्तक्षेप करते तो इसका नतीजा शक्तिशाली दानव संप्रदाय और डार्क सोल संप्रदाय के बीच लड़ाई हो सकता था। चूंकि दक्ष के पास प्रशंसा का टोकन था, इसलिए मी याओ और अन्य निश्चित रूप से उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि मेंग 5 मिनट देर से आया था। मेंग शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग के पास गया। माफ कीजिए गुरुजी, क्या आप शक्तिशाली तलवार संप्रदाय से हैं? मेंग ने बुजुर्ग से पूछा। हाँ बच्ची, तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह अपना सवाल पूछती। आदरणीय एल्डर, मैं उत्तरी चंद्र साम्राज्य की प्रथम राजकुमारी हूँ। मुझे बताया गया कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की एक टीम हमारे साम्राज्य में प्रवेश कर चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि आपने हमारे महल के बजाय एक छोटी सी सराय में रहने का फैसला किया है। क्या आप कृपया अपने अनुग्रहपूर्ण आगमन से हमारे शाही महल को सुशोभित करेंगे? उसने पूछा। ये बुजुर्ग को जवाब देने में कठिनाई हुई। कृपया गुरु, मना मत कीजिए। मेरे पिता भी आपकी यात्रा के बारे में जानकर खुश होंगे। हमारे महल में बहुत सारे कमरे हैं, आप वहां आराम से रह सकते हैं। कृपया, मेंग ने अपने चेहरे पर विनती भरी नजर से कहा। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम एक शुद्ध आत्मा की तरह दिखते हो। मुझे यकीन है कि जब तक तुम्हारे जैसे लोग साम्राज्य में मौजूद हैं, तब तक उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य कभी नहीं गिरेगा। एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि आप आएंगे? मेंग ने उम्मीद से पूछा। हाँ, मैं इतनी अच्छी लड़की के अनुरोध को कैसे मना कर सकता हूँ? आगे बढ़ो, बुजुर्ग ने उससे कहा। सभी लोग, हम अगले कुछ दिनों तक उत्तरी चंद्र साम्राज्य के शाही महल में रहेंगे। कृपया सम्मान पूर्वक रहें, एल्डर ने शिष्यों से कहा। हाँ बड़े साहब, शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। धन्यवाद गुरुजी, गाड़ियां पहले से ही सबके लिए बाहर इंतजार कर रही हैं, मेंग ने कहा। बुजुर्ग महिला ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वे होटल से बाहर निकले और देखा कि वहां पहले से ही 4 शाही गाड़ियां खड़ी थीं। मेंग ने एल्डर के लिए पहली गाड़ी का दरवाजा खोला। एल्डर गाड़ी में चढ़े, उसके बाद मेंग भी गाड़ी में चढ़ गए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य अन्य गाड़ियों में सवार हो गए। गाड़ियां राजमहल की ओर रवाना हो गई। दक्ष सूर्य विध्वंसक कोंडोर पर बैठा था, जबकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उस दुश्मन से चूक गया है जिस तक वो इतने समय से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वापस धधकते सूर्य साम्राज्य में बीस्ट हॉल के लोग भी उठ खड़े हुए थे।
वे सभी तैयार हो गए। रात का समय था और भोज का समय था। राजा खुद एल्डर और बीस्ट हॉल की टीम को भोजन कक्ष में लाने के लिए आए थे। उनके साथ उनका सबसे बड़ा बेटा जी शेन भी था। वे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जबकि एल्डर मुख्य सीट पर बैठे थे। सम्राट जी मू उनके ठीक बगल में बैठे थे। एल्डर कू के बाईं ओर बीस्ट हॉल के शिष्य बैठे थे, जबकि उनके दाईं ओर राजा था। जी शेन राजा के दाईं ओर बैठे थे। यहाँ तक कि जी शान, मिनग्यू और झिकी भी वहाँ थे। जी शान जी शेन के बगल वाली सीट पर था, जबकि लड़कियां उसके बगल वाली सीट पर थीं। बीस्ट हॉल की टीम के लड़के कभी कभी मिनग्यू और झिकविन की ओर देखे बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि वे सभी उन्हें आकर्षक पाते थे, इस तथ्य के बावजूद कि मिनग्यू और झिकविन ने साधारण कपड़े पहने थे। पहले मैं परिचय शुरू कर दूं, राजा ने बोलना शुरू किया। आप मेरे सबसे बड़े बेटे जी शेन को पहले से ही जानते हैं। वह मेरा दूसरा बेटा जी शान है और ये उसके दोस्त मिनग्यू और झिकिंग है। सम्राट ने संक्षिप्त परिचय दिया। राजा के बाद एल्डर की ने अपना परिचय देना शुरू किया। मैं बीस्ट हॉल का प्रथम श्रेणी का एल्डर हूँ। वह हमारे बीस्ट हॉल का मुख्य शिष्य है और हॉल मास्टर जिचुआन का निजी शिष्य भी है। वह हमारी छोटी टीम का नेता है। वह वू टेन है, जो हमारी टीम का उप कप्तान है। वह मिनगक्सु, मिकोली, सिमा बिन, गु नीली, मिनामी, याओली है और अंत में वह म्यू फैन है और वह उसकी बहन म्यू शिन है। एल्डर ने परिचय भी समाप्त किया। रात्रि भोज परोसा गया। राजा ने मेहमानों के स्वागत के लिए आज के विशेष अवसर के लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाए। मिस मिनग्यू, मैं देख सकता हूँ कि आपकी साधना बहुत ऊंची है। आप इतनी युवा दिखती हैं और फिर भी आप पृथ्वी लोक के छठे चरण पर हैं। आप किस संप्रदाय से हैं? मुख्य शिष्य जिचुआन ने मिनग्यू की ओर देखते हुए सहजता से पूछा। हम क्या? जी शेन हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लड़की इतनी मजबूत होगी। उसने उसकी खेती को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने पहले मान लिया था कि लड़कियां सिर्फ सुंदर चेहरे हैं जिन्हें जी शान ने अपना मनोरंजन करने के लिए ढूंढा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी मजबूत होगी। मेरा संप्रदाय तो एक छोटा सा संप्रदाय है जिसके बारे में दुनिया को भी नहीं पता। आप बस इतना कह सकते हैं कि मैं इतनी उच्च साधना प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली थी। वास्तव में मैं अपने संप्रदाय में एकमात्र शिष्य हूँ जो पिछले 500 वर्षों में पृथ्वी के दायरे से बाहर आए हैं। उसने झूठ बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक ईमानदार भाव था। ओह, ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। तो आप कीचड़ में उगे कमल के समान है, उप कप्तान वू टेन ने कहा। मैं अपने आप को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, उसने जवाब दिया। मास्टर जिचुआन, चूंकि आप बीस्ट हॉल के मुख्य शिष्य हैं, तो आपको काफी जानकारी होनी चाहिए, है ना? मिनग्यू ने विषय बदलते हुए पूछा। बेशक, भाई जिचुआन बहुत जानकार है। वास्तव में उनके पास इस समय के अधिकांश बुजुर्गों से भी अधिक ज्ञान है। वू टेन ने जिचुआन के जवाब देने से पहले ही उत्तर दे दिया। क्या आपके पास पूछने के लिए कोई सवाल है? जिचुआन ने पूछा, क्योंकि वह उसके छिपे हुए अर्थ को समझ गया था। हाँ, मैं डार्क सोल संप्रदाय का स्थान जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसने पूछा। डार्क सोल सेक्ट का नाम सुनते ही बीस्ट हॉल के सभी लोग दंग रह गए। तुम डार्क सोल संप्रदाय का स्थान क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम भी शैतान संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? जिचुआन ने पूछा। उसकी आंखों में हत्या का थोड़ा सा इरादा साफ दिखाई दे रहा था। मास्टर जिचुआन, उसका मतलब यह नहीं था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मिनग्यू मेरी भाभी है। उसका पति और मैं बीस्ट हॉल शाखा के अस्थायी शिष्य बन गए थे, जिसे डार्क सोल संप्रदाय ने नष्ट कर दिया था। हालांकि हम भागने में कामयाब रहे, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने उसके पति को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। वो बस उसे ढूंढना चाहती है और उसे बुराइयों के चंगुल से छुड़ाना चाहती है। जी शान ने गलतफहमी को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया। ओह, जिचुआन और अन्य लोग पूरी कहानी सुनकर शांत हो गए। अगर तुम्हारा पति उनके द्वारा पकड़ा गया, तो वह पहले ही मर चुका है। तुम्हें झूठी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा तुम फिर कभी खुशी नहीं पा सकोगी। डार्क सोल संप्रदाय कैदियों को नहीं रखता।
वे शैतान हैं जो हत्या और कत्लेआम में आनंद लेते हैं। तुम्हारे पति की मृत्यु बिना किसी संदेह के हो चुकी है, जिचुआन ने कहा और शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। मैं फिर भी आभारी रहूंगा यदि आप मुझे उनका पता बता सकें ताकि मैं स्वयं जांच सकूं कि वह जीवित हैं या नहीं, मिनग्यू ने पुनः कहा। हम चाहकर भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम डार्क सोल संप्रदाय का सही स्थान भी नहीं जानते। वे छिपने में इतने माहिर हैं। अगर हमें पता होता कि वे कहाँ छिपते हैं तो हम पहले ही उनके संप्रदाय को नष्ट कर देते, क्योंकि उन्होंने हमारे बीस्ट हॉल शाखा के साथ जो कुछ किया और जो अत्याचार किए, वे सभी अत्याचार उनके लिए जिम्मेदार थे, वू टेन ने आह भरते हुए कहा। तुम्हें भी नहीं पता? मिनग्यू ने चेहरे पर निराशा भरी नजर लाते हुए पूछा। जिचुआन ने अपना सिर हिलाया। इस बात की संभावना है कि उनके संप्रदाय के कुछ लोग उत्तरी चंद्र साम्राज्य में दिखाई देंगे। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम उनका स्थान जान सकेंगे। अगर हम सफल होते हैं तो हम आपको वापस आते समय बता सकते हैं, जिचुआन ने कहा। धन्यवाद, मिनग्यू ने अपना आभार व्यक्त किया। हाँ, आपको भाई जिचुआन को सिर्फ शब्दों से धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करता जिसे वो पसंद नहीं करता, इसलिए ये स्पष्ट है कि वह आपको पसंद करता है। क्या आप भाई जिचुआन के साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? वू टेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वू टेन, जिचुआन ने उसे डांटा। भाई, मैं देख सकता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? वू टेन ने पूछा। अगर मुझे उसके साथ समय बिताने की जरूरत होगी तो मैं उससे खुद ही बात करूंगा। जब आप इस बारे में बात करते हैं तो यह असभ्य लगता है, जिचुआन ने वू टेन की ओर देखते हुए कहा। मिस मिनग्यू, क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगी? हम डार्क सोल सेक्ट के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपके पति अभी भी जीवित है तो उन्हें ढूंढने में यह मददगार हो सकता है, जिचुआन ने कहा। हालांकि जिचुआन काफी मासूम लग रहा था, लेकिन मिनग्यू को लगा कि वह सबसे बड़ा पाखंडी है। सौभाग्य से उसे पहले ही यह जानकारी मिल गई थी कि उन्हें डार्क सोल सेक्ट के स्थान के बारे में भी नहीं पता था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसे पता चल गया था कि डार्क सोल सेक्ट के शिष्य उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य में दिखाई देंगे। अगर वह सीधे उनसे बात कर सकती थी या उन्हें मजबूर कर सकती थी तो ये तेजी से हो सकता था। मैं क्षमा चाहता हूँ मास्टर जिचुआन, लेकिन मुझे मना करना होगा, मिनग्यू ने उत्तर दिया। जैसे ही लॉन्ग चेन वहां से उतरा, एक सूर्य विध्वंसक कोंडोर धधकते सूर्य साम्राज्य के शाही महल के पास उतरा। जी शान, मिनग्यू और झिकिंग, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप तीनों यहाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे आप लोगों से अलग हुए कई साल हो गए हैं, दक्ष ने महल की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं राजकुमार जी शान से मिलने आया हूँ, क्या तुम जाकर उन्हें बता सकते हो कि दक्ष यहाँ है? दक्ष ने महल के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदारों से कहा। हालांकि वह आसानी से महल में घुसपैठ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार यह जी शान का महल था। मुझे उसे खबर देने जाना चाहिए, एक पहरेदार ने महल के अंदर जाते हुए कहा। वो जल्दी ही बाहर आया। राजकुमार एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, कृपया सुबह आइए। क्या जी शान ने तुम्हें मुझसे ये कहने के लिए कहा था? दक्ष ने पूरी गंभीरता से गार्ड की ओर देखते हुए पूछा। तुमने हमारे राजकुमार को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत की, तुम मौत के लायक हो। गार्ड ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार खींची और दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार निकाल ली और वार कर दिया। गार्ड की तुरंत मौत हो गई। वह दुश्मन है, उसे मार डालो। बाकी पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाली और दक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन दक्ष पहले से ही गुस्से में था। उसने सभी पहरेदारों को मार डाला। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, मुझे बाद में आना होगा, दक्ष ने महल की ओर देखते हुए कहा। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया कि कोई हलचल नहीं हुई। दरअसल महल के अंदर मौजूद लोगों को अभी भी पता नहीं था कि उनके दरवाजे के बाहर क्या हुआ। मुझे देखने दो कि वह किस काम में व्यस्त है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए शवों को भंडारण रिंग में रखा और महल में प्रवेश किया।
हालांकि वह क्रोधित था, फिर भी उसने अपनी तर्क शक्ति नहीं खोई थी। उसने महसूस किया कि धधकते सूर्य साम्राज्य का राजा एक उच्च स्तर का आकाशीय क्षेत्र साधक होना चाहिए, इसलिए उसने पहले से ही जो कुछ भी किया था उससे अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं किया। भले ही उसने कुछ भी किया हो, उसे यकीन था कि वह स्थानिक यात्रा के कारण बच निकलने में सक्षम होगा, लेकिन वह देखना चाहता था कि मिंग्यू और जी किंग यहाँ हैं या नहीं। उसने अपनी दिव्य भावना को पूरे महल में फैलाया और वह स्थान देखा जहां मिंग्यू और झिक्विंग थे। वो उन्हें जी शान के पास बैठे हुए देख सकता था। बीस्ट हॉल, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने म्यू फैन और म्यू लिन को पहचाना, जिनसे उसकी मुलाकात डिमेंशिया किंगडम में हुई थी। दक्ष ने शरारत का मुखौटा निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। जैसे ही उसने खुद को उस गार्ड के रूप में बदल लिया जो अभी जी शान को सूचित करने के लिए अंदर आया था। जैसे ही दक्ष डाइनिंग हॉल के पास पहुंचा, उसने दरवाजे के बाहर 2 गार्ड खड़े देखे। तुम फिर से वापस आ गए। क्या हमने तुम्हें नहीं बताया था कि राजकुमार आज रात व्यस्त हैं? वह किसी से नहीं मिल सकते। गार्ड ने पास आते ही दक्ष से कहा। तो जीशान ने यह नहीं कहा था, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि क्या हुआ होगा। ये बहुत जरूरी है। बाहर एक लड़की है जो दावा करती है कि वह महामहिम की प्रेमिका है। अगर उसे उनसे मिलने नहीं दिया गया तो वह कर लेगी। कृपया मुझे राजकुमार से मिलने दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो राजकुमार हम सभी को सजा देगा। दक्ष ने चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। अंदर महत्वपूर्ण मेहमान हैं, गार्ड ने कहा और उन्होंने दक्ष को अंदर जाने दिया। दक्ष ने हॉल के अंदर कदम रखा और सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वो जल्दी से जी शान के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। महाराज, बाहर एक लड़का है जो दावा करता है कि वह आपका मित्र दक्ष है, उसने कहा। क्या? राजकुमार आश्चर्य से खड़ा हो गया, इससे पहले कि वह उत्साह में बदल जाए। दक्ष डार्क सोल संप्रदाय से भागने में कामयाब रहा। बहुत बढ़िया, जी शान ने आश्चर्य से कहा। वो बेवकूफ, मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जोर से चिल्लाना था। उसने डार्क सोल सेक्ट के बारे में बात क्यों की? क्या तुम यहाँ बैठे बीस्ट हॉल के भेड़ियों को नहीं देख सकते? दक्ष ने मन ही मन कोसा। यहाँ तक कि मिंग्यू और झिक्विंग के भाव भी बदल गए जब उन्होंने जी शान की बातें सुनी। वो भाग गया। वो कहाँ है? मिंग्यू ने जल्दी से पूछा। जी शान ने उनसे कहा, बाहर एक व्यक्ति है जो दावा करता है कि वह लॉन्ग चेन है। माफ करना पिताजी, कुछ महत्वपूर्ण काम आ गया है और मुझे जाना होगा, जी शान ने जाने से पहले अपने पिता से कहा। यहाँ तक कि जिचुआन और बीस्ट हॉल के लोग भी उस समय भौहें सिकोड़ रहे थे। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, दक्ष ने फिर से जी शान के कान में कुछ फुसफुसाया। बेवकूफ, क्या तुम अपने बगल में जानवरों के हॉल के लोगों को नहीं देख सकते? क्या तुम चाहते हो कि दक्ष मर जाए? बहाना बनाओ कि तुमने गलत सुना और बाहर दक्ष नहीं बल्कि वांग चेन था। जी शान ने गार्ड की ओर संदेह भरी नजरों से देखा और फिर वही दोहराया जो उसने कहा था। ओह, तुम्हारा मतलब था कि बाहर कोई वांग चेन है। यार, मैं एक पल के लिए बहुत खुश हो गया था। माफ करना सबको, मैंने गलत सुना। ये दक्ष नहीं है, बल्कि मेरा एक दोस्त वांग चेन है। मैं उससे मिलने जाऊंगा, जी शान ने दूसरों से कहा। मिंग्यू और झिक्विंग निराश थे क्योंकि उनकी उम्मीदें टूट गई थी। वे अपने खूबसूरत चेहरों पर उदास भाव लिए बैठ गए। हा, तो यह एक गलतफहमी थी। मुझे पता था कि यह कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से कोई भी डार्क सोल संप्रदाय की पकड़ से बच नहीं सकता है। वू टेन ने टिप्पणी करते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। दूसरी ओर जिचुआन अभी भी गार्ड को गुस्से से देख रहा था। जी शान गार्ड के साथ डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और गार्ड के पीछे चला गया। जब वे हॉलवे के खाली हिस्से में पहुंचे तो वह रुक गया। आप वास्तव में कौन हैं? जी शान ने गार्ड की ओर देखते हुए पूछा। दक्ष ने धीरे से मुखौटा हटाया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो, है ना?
दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराया। ये तुम हो? जीशान उत्साह से उछल पड़ा और आगे बढ़कर दक्ष को गले लगा लिया। बस बहुत हो गया, दक्ष ने केवल 5 सेकंड के गले मिलने के बाद कहा। तुमने मुझे लगभग वहां मरवा ही दिया था। क्या तुम जानते हो कि अगर उन्हें पता चलता कि मैं दक्ष हूं तो वे मुझ पर हमला कर देते? दक्ष ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। उन्होंने अपनी दिव्य अनुभूति को वापस नहीं लिया और इसे पूरे दालान में फैलाए रखा ताकि पता चल सके कि कोई उनके पास आया है या नहीं। वे तुम पर हमला क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है कि तुम डार्क सोल संप्रदाय का हिस्सा हो, जीशान ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे याद है कि तुम चिल्ला रहे थे कि मैं डार्क सोल संप्रदाय से बच निकला हूँ, दक्ष ने कहा। हाँ, मैंने उनसे कहा कि आपको उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हमें डार्क सोल संप्रदाय का पता पाने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी क्योंकि लड़कियां आपको बचाने के लिए आना चाहती थी, उसने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, तो तुम मरना चाहती थी, मुझे कहना चाहिए। मुझे खुशी है कि डार्क सोल सेक्ट अपना स्थान गुप्त रखता है, अन्यथा बहुत सारे बेवकूफ मर जाते, दक्ष ने कहा। वैसे भी तुमने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं डार्क सोल सेक्ट में हूँ। वहां से किसी के भागने का कोई रास्ता नहीं है। उस स्थिति में वे केवल 2 ही काम कर सकते हैं। एक, वे सोचेंगे कि मैं डार्क सोल सेक्ट में शामिल हो गया हूं और मुझ पर हमला कर देंगे। दूसरा, वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मुझसे डार्क सोल सेक्ट का पता पूछेंगे। दोनों ही समान रूप से बुरे हैं, दक्ष ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर से कहा। सच है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलूंगा, वहां आराम करो। मैं रात का खाना खत्म होने के बाद अपनी भाभियों को ले आऊंगा ताकि मैं शक पैदा न करूं, जीशान ने दक्ष से कहा और कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल की ओर चल दिया। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया। जीशान दक्ष को अपने कमरे में ले गया और उसे वहीं छोड़कर वापस डाइनिंग हॉल में चला गया। क्या तुम अपने दोस्त वांग चेन से मिले? वो इतनी देर से यहाँ क्यों आया? जिचुआन ने जीशान की ओर देखते हुए पूछा। उसे मुझसे कुछ चाहिए था, काम हो गया और वह चला गया, जीशान ने जवाब दिया। तुम्हें यकीन है कि यह वांग चेन था न कि दक्ष? अच्छा होता अगर ये दक्ष होता। तुम्हें डार्क सोल सेक्ट तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जिचुआन ने आगे कहा। जीशान को महसूस हो रहा था कि वो उसकी परीक्षा ले रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर वह भाई दक्ष होता तो मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन चिंता न करें, हम डार्क सोल संप्रदाय का पता प्राप्त कर लेंगे और हम उसे निश्चित रूप से बचा लेंगे, जीशान ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा। मेरा काम हो गया, माफ कीजिए, जिचुआन ने डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। उन्होंने पूरे महल में अपनी आध्यात्मिक भावना फैलाकर ये देखने का प्रयास किया कि क्या सब कुछ सामान्य है। उसकी आध्यात्मिक भावना ने पूरे महल को स्कैन किया। डाइनिंग हॉल से शुरू करते हुए उसने पहरेदारों, नौकरानियों, रसोइयों और बहुत कुछ को देखा। उसने कुछ नौकरानियों को भी पहरेदारों के साथ यौन गतिविधियों में शामिल होते देखा, लेकिन वह नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उनकी आध्यात्मिक इंद्रिय राजकुमार जीशान के कमरे तक पहुंची और उन्होंने कुछ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से समझ पाते कि वह क्या था, वह गायब हो गया, जैसे कि वह केवल उनका भ्रम था। अजीब बात है, जिचुआन ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके माथे पर शिकन आ गई। वह राजकुमार जीशान के कमरे की ओर चलने लगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष जीशान के कमरे में बिस्तर पर बैठा था। वह आराम से बैठा था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी उसे लगा कि एक आध्यात्मिक अनुभूति ने उसे घेर लिया है। उसने तुरंत ही अंधेरे का पहला कौशल, छाया परिवर्तन का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। कौशल ने उसे इस तरह से छिपा दिया कि बीस्ट हॉल के मुख्य शिष्य की आध्यात्मिक भावना भी उसे महसूस नहीं कर पाए। दक्ष ने आध्यात्मिक ज्ञान को गायब होते देखने के बाद ही कौशल को रद्द कर दिया। उसने पूरे महल को स्कैन करते हुए अपनी दिव्य ज्ञान का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह आदमी, क्या वह आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करने वाला था? वह उनमें से सबसे मजबूत शिष्य है, इसलिए वह कप्तान होना चाहिए,
दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने जिचुआन को कमरे की ओर आते देखा। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय वापस ले ली। उसकी दिव्य इंद्रिय जिचुआन की आध्यात्मिक इंद्रिय से बेहतर थी और अंधकार के नियम को सीखने के बाद यह और भी बेहतर हो गई थी। अब वह बिना पकड़े अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन पकड़े जाने का जोखिम अभी भी था अगर वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग बहुत लंबे समय तक करता या अगर दूसरे साधक की साधना उससे 2 प्रमुख लोगों अधिक थी। मुझे उसे मारने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यहाँ अभी भी मिंग्यू और झिकिंग है। अगर उनका बुजुर्ग पागल हो गया और महल में अशांति पैदा की और उन्हें चोट पहुंचाई तो ये बुरा होगा, दक्ष ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। बाद में उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी दुश्मन नहीं है, दक्ष ने सोचा और उसने फिर से अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल किया। जब जिचुआन दरवाजे के करीब पहुंचा तो लॉन्ग चेन ने आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रयोग करते हुए एक बार फिर गायब हो गया। जिचुआन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसे चाबी के छेद में डालकर दरवाजा खोल दिया। ये 1000 परिवर्तन की कुंजी थी। ये सिर्फ एक स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट था, लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयोगी था। ये किसी भी आकार की कुंजी में बदल सकता था और किसी भी ताले को खोल सकता था। यह ऐसी चीज थी जो उसके मालिक को एक प्राचीन खंडहर से मिली थी। चूंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने 1000 परिवर्तन की कुंजी जिचुआन को दे दी। जैसे ही जिचुआन कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा खुल गया। जिचुआन ने पूरे कमरे की सावधानी पूर्वक तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्या यह सचमुच एक भ्रम था? वो बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। भ्रम? तुमने अभी तक असली भ्रम भी नहीं देखा है, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा। उसने अपनी दिव्य भावना का प्रयोग किया और जब उसे यकीन हो गया कि जिचुआन चला गया है, तभी उसने छाया परिवर्तन को रद्द किया। वह आदमी किसी ऐसी चीज में अपना पैर क्यों डालने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है? क्या वह नहीं जानता कि इससे उसकी जान जा सकती है? दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए आह भरी। रात्रि भोजन शीघ्र ही समाप्त हो गया और सभी लोग अपने कमरे में वापस चले गए। चूंकि मिंग्यू और झिकविन के कमरे पास में ही थे, वे जी शान के साथ चल रहे थे। तुमने सही सुना, डार्क सोल सेक्ट के लोग उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य में आएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका गंतव्य बीस्ट हॉल के लोगों के समान ही होना चाहिए। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ पाते हैं तो हम उनके संप्रदाय और दक्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मिंग्यू ने कहा। वास्तव में हमें भी वहां जाना चाहिए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि डार्क सोल संप्रदाय में दक्ष को किन अत्याचारों से गुजरना पड़ रहा होगा, झिकविन ने चिंता में कहा। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि उससे मिलने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत होगी, जी शान ने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने एक साथ पूछा। मुझे किसी से एक पत्र मिला। उन्होंने कहा कि पत्र में दक्ष के बारे में कुछ जानकारी है। उसने उन्हें अपने कमरे में बुलाने के लिए एक बहाना बनाया। वो पुनर्मिलन को खराब नहीं करना चाहता था। एक पत्र? वो पत्र कहाँ है? मिंग्यू ने पूछा। यह मेरे कमरे में है, मैंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है। आप इसे पहले पढ़ सकते हैं, जी शान ने कहा और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में प्रवेश किया। मुझे उम्मीद है कि यह किसी की शरारत नहीं है, वरना मैं खुद जाकर उस व्यक्ति को मार डालूंगी जिसने तुम्हें वह पत्र दिया था, मिंग्यू ने उसके पीछे उसके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। झिकविन भी अंदर आ गई, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो वे दोनों अपनी जगह पर ही ठिठक गए। क्या तुम वहीं खड़ी रहोगी या अपने पति का अभिवादन करोगी? दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार मिंग्यू सबसे तेज थी। वो दक्ष की बाहों में कूद गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी जब उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी, है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। दक्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा। मिंग्यू ने उसे लंबे समय तक गले लगाने के बाद छोड़ दिया। और तुम किसका इंतजार कर रहे हो?
दक्ष ने झिकविंग की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी पीछे रो रही थी। वह भी आगे बढ़ी और उसने दक्ष को कसकर गले लगा लिया, जबकि उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए झिकविंग, दक्ष ने उससे कहा। झिकविंग ने बस उसकी आंखों में देखा। क्या तुम यह नहीं कहोगे? दक्ष सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा पूछ पाता, उसका मुंह उसके मुंह से बंद हो गया और उसने उसे लिया। दक्ष ने पूरे जोश के साथ उसके चुंबन का जवाब दिया। उसने विजय के लिए अपनी जीभ भी उसके मुंह के अंदर डाल दी। 5 मिनट के गहरे चुंबन के बाद उनके शरीर के साथ उनके आईपीएस भी अलग हो गए। दक्ष ने अपनी बाईं ओर देखा और देखा कि मिंग्यू उन्हें घूर रही थी। झिकविंग मिंग्यू के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे दक्ष की बाहों में धकेल दिया। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी अपना हिस्सा ले सकते हैं, झिकविंग ने कहा। हम मिंग्यू को कुछ भी कहने का एक भी मौका दिए बिना दक्ष ने उसे लिया। उनका चुंबन झिकविंग के साथ हुए चुंबन से भी अधिक समय तक चला। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे मिंग्यू को ते हुए उसकी आत्मा की गहराई में एक राहत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यही वह क्षण था जब वह सबसे ज्यादा शांति में था। उसे नहीं पता था कि मिंग्यू के साथ ऐसा क्यों था और जिकिंग या जू और मेई के साथ ऐसा क्यों नहीं था। मिंग्यू इतनी खास क्यों थी? क्या वह वाकई उसकी नियति थी? क्या वाकई इस दुनिया में उसकी कोई नियति थी, या फिर वह ब्रह्मांड द्वारा बनाई गई कोई चीज थी जो उसकी अस्त व्यस्त आत्मा को नियंत्रित रखे? उसके मन में बहुत सारे अजीब सवाल थे, लेकिन उसे इस समय उन सवालों के जवाब नहीं चाहिए थे। वह बस यही चाहता था कि यह पल समय पर रुक जाए, लेकिन ये खत्म हो गया क्योंकि मिंग्यू ने खुद को दक्ष से अलग कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें भी गड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। अहम, अब जब आप लोग ठीक हैं, तो क्या हम विषय पर वापस आ सकते हैं? उस रात हमारे जाने के बाद क्या हुआ? जी शान ने पूछा। यह वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। मुझे डार्क सोल सेक्ट ने ले लिया और मैं उनका शिष्य बन गया। इस समय मैं कुछ हद तक उनका मुख्य शिष्य हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे महल के अंदर रहते हुए बीस्ट हॉल के लोगों से मिलना नहीं चाहता था, नहीं तो इससे तुम और तुम्हारे राज्य पर नकारात्मक असर पड़ता, दक्ष ने कहा। यह वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। मुझे डार्क सोल सेक्ट ने ले लिया और मैं उनका शिष्य बन गया। इस समय मैं कुछ हद तक उनका मुख्य शिष्य हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे महल के अंदर रहते हुए बीस्ट हॉल के लोगों से मिलना नहीं चाहता था, नहीं तो इससे तुम और तुम्हारे राज्य पर नकारात्मक असर पड़ता, दक्ष ने कहा। तुम उनके मुख्य शिष्य क्यों बन गए? जी शान ने आश्चर्य से कहा। हाँ, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जीवन बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे आखिरकार इस मिशन की वजह से संप्रदाय से बाहर आने का मौका मिला। मैं यहाँ डार्क सोल संप्रदाय की टीम के नेता के रूप में हूँ। मेरी टीम उत्तरी चंद्रमा साम्राज्य में है, जबकि मैं यहाँ आने के लिए चुपके से बाहर आया, दक्ष ने अपनी बात समाप्त की। अद्भुत, तुम इतने शक्तिशाली संप्रदाय के प्रमुख शिष्य बन गए, लेकिन क्या यह एक दुष्ट संप्रदाय नहीं है? सभी धार्मिक संप्रदाय तुम्हारे दुश्मन होंगे। मैंने जीचुआन से सुना है कि उत्तरी चंद्र साम्राज्य में और भी संप्रदाय आ रहे हैं। उनमें से एक पहले से ही वहाँ है। ये शक्तिशाली तलवार संप्रदाय है। वहाँ मत जाओ, तुम उन सभी के द्वारा मारे जाओगे, जी शान ने कहा। हाँ, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं उनके पास से गुजरा था। वे वाकई मजबूत दिख रहे थे, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। इस मिशन में कुछ ऐसा है जिसे मुझे अपनी पूरी आजादी पाने और अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा करना होगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद, दक्ष ने उनसे कहा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो भी मेरा सुझाव है कि आपको वापस नहीं जाना चाहिए, जी शान ने दोहराया। चिंता मत करो, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, कम से कम आज रात तो नहीं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही तो मुझे उम्मीद थी। वैसे भी बाईं ओर का कमरा उनका है।
आप लोग वहां अपनी निजता बनाए रख सकते हैं। आवाज की चिंता मत करो, दीवारें मजबूत है। जी शान ने दक्ष की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, यह अच्छा है, मैं बाद में इसका परीक्षण करूंगा। दक्ष ने कहा और मिंग्यू और जीकी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो बगल के कमरे में चला गया। तो डार्क सोल सेक्ट के लोगों द्वारा मुझे ले जाने के बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम डार्क सोल सेक्ट में आने की योजना बना रहे थे। दक्ष ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से कहा, बेशक हमें तुम्हें बचाना था, मिंग्यू ने कहा। उसने बताना शुरू किया कि वे यहाँ कैसे आए और राजा से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। उनकी योजना डार्क सोल सेक्ट का स्थान जानने के लिए बीस्ट हॉल जाने की थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी जानना था। दिलचस्प, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूँ? नियति, दक्ष ने चेहरे पर एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, तुम मेरी नियति हो, तुम मुझसे पहले नहीं मर सकती, मिंग्यू ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा जब वो दक्ष के पास बैठी थी। और तुम मुझसे पहले नहीं मर सकती, दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। सुबह का समय था। दक्ष, मिंग्यू और झिकविंग बिस्तर पर सो रहे थे और उनमें से किसी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दक्ष सबसे पहले जागा। उसने अपने दोनों ओर सो रही लड़कियों के खूबसूरत चेहरों को देखा। उसने उनमें से हर एक को एक कोमल चुंबन दिया और फिर उठकर कपड़े पहनने लगा। सबसे पहले उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके ये देखने का प्रयास किया कि क्या बीस्ट हॉल से आए लोग अभी भी यहाँ हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि वे उत्तरी चंद्र साम्राज्य के लिए रवाना हो गए हैं, दक्ष ने सोचा और उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना बंद कर दिया। मिंग्यू और झिकविंग भी जाग गए और उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। क्या तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मिंग्यू ने पूछा। हाँ, मुझे ये काम पूरा करना है। अपने जीवन के इस पूरे अध्याय को पूरा करने में मुझे अधिक से अधिक 1 महीने का समय लगेगा, दक्ष ने उनसे कहा। मुझे लगता है कि तुम लड़कियों को यहाँ कुछ और समय तक रहना चाहिए। उत्तरी चंद्र साम्राज्य एक खतरनाक जगह होने जा रहा है, जहाँ सभी शीर्ष संप्रदाय एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मैं परेशानी वाली चीजों से निपटने के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, दक्ष ने कहा। क्या ये खतरनाक होगा? झिकविंग ने पूछा। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, आप लोग जानते हैं कि मेरे पास ऐसे कौशल हैं जो हालात खराब होने पर मेरी मदद कर सकते हैं। क्या तुमने पिछली बार भी यही नहीं कहा था? डार्क सोल संप्रदाय के लोगों द्वारा तुम्हारा अपहरण किए जाने से पहले, मिंग्यू ने उससे कहा। वो अलग था, इस बार यह अलग है। उस समय मैंने आक्रमण शुरू होने से पहले ही अपने कौशल का उपयोग किया था, लेकिन इस बार मैं उन चीजों को ध्यान में रखूंगा। अब भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वह सच है, लेकिन फिर भी आपके पास हमेशा एक बैकअप योजना होनी चाहिए, मिंग्यू ने कहा। मेरे पास भागने के लिए 3 बैकअप प्लान है। अगर पहला प्लान विफल हो गया तो चिंता मत करो, मैं खुद को फिर कभी उसी स्थिति में नहीं पाना चाहता, दक्ष ने कहा जब उसे जंगल में लैंग जिन का सामना करना पड़ा था। ओह ठीक है, मैंने अभी देखा कि तुम दोनों ने सफलता प्राप्त कर ली है। मिंग्यू, तुम पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के 6ठे चरण में हो और झिकविंग, तुम भी पृथ्वी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुकी हो, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। हाँ, हम भाग्यशाली थे। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मुझे कुछ क्यूई क्रिस्टल मिले, हमने उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यूई क्रिस्टल, ये वास्तव में भाग्यशाली है। वैसे भी मैं आपके लिए खुश हूँ, दक्ष ने उनसे कहा। मैं अब चलता हूँ क्योंकि मैं वहाँ किसी को बताए बिना चुपके से निकल गया था। मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, ठीक है? दक्ष ने लड़कियों से कहा, जिन्होंने सिर हिलाया। दक्ष ने कमरे से बाहर निकलने से पहले उन दोनों को एक बार और जी शान के कमरे में चला गया। तुम कौन हो और हमारे महल के अंदर क्या कर रहे हो?
दक्ष जी शान के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि तभी क्राउन प्रिंस वहां आ पहुंचे और उन्हें देख लिया। मैं राजकुमार जी शान का दोस्त हूँ, मेरा नाम वू चेन है, दक्ष ने दरवाजा खटखटाते हुए बताया। ओह, तुम वही बेचारे दोस्त हो जिसने कल रात हमारे खाने में खलल डाला था। तुम महल के अंदर क्या कर रहे हो? क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम जैसे लोग जबरन घुस सकते हैं? क्राउन प्रिंस ने दक्ष को डांटा। जी शान ने दरवाजा खोला और देखा कि उसका भाई और दक्ष एक दूसरे के सामने खड़े थे। क्या कोई समस्या है? जी शान ने पूछा। हालांकि वो दक्ष से पूछ रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस को लगा कि वो उससे पूछ रहा है। हाँ, बड़ी समस्या है। तुम्हारा ये घटिया दोस्त सोचता है कि वह शाही महल के अंदर घुस सकता है। शान, क्या तुम उसे अंदर लाए हो? क्राउन प्रिंस ने पूछा। हाँ, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। साथ ही मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप उसे कचरा कहना बंद कर दे। उसकी स्थिति उस व्यक्ति के बराबर है जिसकी आप कल रात चापलूसी कर रहे थे। इसलिए कृपया पिता और हमारे साम्राज्य के लिए परेशानी पैदा न करें। जी शान ने जी शेन को घूरते हुए कहा। कौन किसका साथ दे रहा था? अगर आप मास्टर जीचुआन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अभी उन्हें जानने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह बीस्ट हॉल के मुख्य शिष्य हैं। आपका कौन दोस्त है जो उनकी तुलना में खड़ा हो? क्राउन प्रिंस ने जी शान को घूरते हुए कहा। राजकुमार, हमें धर्मी होना चाहिए और अहंकार में नहीं खोना चाहिए। हमारी तलवार दाव हमें सिखाती है कि केवल धर्मी लोगों को ही इस दुनिया में रहने का अधिकार है। दक्ष ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए कहा। तुम कौन हो? क्राउन प्रिंस ने आश्चर्य से पूछा। दक्ष के शब्दों से वो कुछ हद तक भयभीत था। ये साधारण आदमी शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का मुख्य शिष्य वू चेन है। मैं यहाँ से गुजर रहा था और एक पुराने दोस्त जीशान से मिलने का फैसला किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मुझे कचरा कहते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब आप शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को कचरा कहते हैं। यह मेरे संप्रदाय और मेरे साथी शिष्यों का अपमान है। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे अपने एल्डर को ये क्यों नहीं बताना चाहिए और मेरे एल्डर को जवाब के लिए यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहिए? दक्ष ने क्राउन प्रिंस जी शेन की ओर देखते हुए कहा। उसने उस आदमी को डराने के लिए अपनी आभा का कुछ और भी प्रयोग किया। ये, कृपया मुझे माफ कर दीजिए मास्टर चेन, इस बेचारे ने गलती की है। मैं कचरा हूँ, आप नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्राउन प्रिंस अपने घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ और कैसे ये साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। क्या ऐसी दुस्साहसिक गलती के लिए मौखिक माफी पर्याप्त है? मुझे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कुछ योग्य चीज दीजिए, कुछ ऐसा जो हमारे संप्रदाय के सम्मान के समान स्तर का हो, दक्ष ने कहा। मेरे पास कुछ है। मुझे नहीं लगता कि यह मेरी पूरी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह मेरे पास मौजूद सबसे कीमती चीज है। क्राउन प्रिंस ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकालते हुए कहा। उसके हाथ में एक छोटी सी गोली थी। दक्ष ने गोली अपने हाथ में ली और उसे देखा। तुरंत सफलता डैन? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, यह ऐसी चीज है जो मुझे बहुत किस्मत से मिली। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में केवल कुछ ही कीमियागर ही इस गोली को बना सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए इसे मास्टर को दे रहा हूँ, क्राउन प्रिंस ने कहा। हालांकि बाहर से उसके चेहरे पर ईमानदारी का भाव था, लेकिन अंदर से वह अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वह इतनी सुबह यहाँ आया और इस विपत्ति को झेला। उसने मान लिया था कि दक्ष जी शान का एक गरीब दोस्त है जो पैसे मांगने आया है। मैं कैसे जान सकता था कि वह कोई भिखारी नहीं बल्कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति है, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य, जानवर हॉल के मास्टर जिचुआन के समान ही कोई व्यक्ति, उसने सोचा। तुरंत सफलता की गोली, केवल एक पृथ्वी ग्रेड कीमियागर ही इस तरह की गोली बना सकता है। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक गोली का उपयोग कर सकता है, चाहे वह उसके बाद कितनी भी गोलियां खा ले, वे प्रभावी नहीं होंगी। उसने गोली को देखते हुए सोचा, मैं इसे भविष्य के लिए रख रहा हूँ, जब मेरी साधना अधिक होगी।
तब इसका उपयोग करना लाभदायक नहीं होगा। दक्ष ने गोली को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जी शान, मैं अब जा रहा हूँ। मैं भविष्य में वापस आने पर तुमसे मिलूंगा, दक्ष ने जी शान को बताया। तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? जी शान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने बाहर निकलने से पहले उससे कहा। दक्ष महल से बाहर निकला और अपने सूर्य विध्वंसक कोंडोर पर बैठकर उत्तरी चंद्र साम्राज्य की ओर वापस जाने लगा। एक छोटी सी यात्रा के बाद दक्ष ने खुद को उत्तरी चंद्र साम्राज्य में वापस पाया। वो उस होटल के सामने उतरा जिसमें उसकी टीम रुकी हुई थी और पहली मंजिल पर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि मी याओ अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसे घूर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसने पूछा। मैं टहलने गया था। क्या कुछ हुआ? दक्ष ने पूछा। टहलने के लिए? क्या तुम अभी गंभीर हो? हम इतने महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ हैं और तुम 2 दिन की सैर पर जा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है? उसने दक्ष को डांटना शुरू कर दिया। इतना उत्तेजित मत हो, ऐसा नहीं है कि वह जगह जल्द ही दिखाई देने वाली है। वैसे भी दालान में खड़े होकर चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो कमरे के अंदर आओ, दक्ष ने कहा और दरवाजा खोलकर अपने कमरे में प्रवेश किया। मी याओ भी उससे नजरें हटाए बिना उसके कमरे में दाखिल हो गई। मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने प्रेमी से मिलने गया था, दक्ष ने हंसते हुए कहा। मजाक बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अकेले बाहर घूमना कितना जोखिम भरा है? अधिकांश संप्रदाय पहले से ही शहर में है। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके पास हमारा टोकन है। अगर तुम मारे गए तो तुम्हारे साथ ही हमारे उस जगह में घुसने की संभावना भी खत्म हो जाएगी, उसने उससे कहा। इसकी चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने पानी की बोतल उठाई और पानी पीना शुरू कर दिया। तुम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। यदि तुम इस तरह से बाहर जाना चाहते हो तो मैं सुझाव दूंगी कि तुम दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का टोकन किसी और को दे दो। इसे म्यू को दे दो और तुम मर जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे मिशन को खराब मत करो, मी याओ ने दक्ष से कहा। जैसा कि मैंने कहा, मैं मरने की योजना नहीं बना रही हूँ, इसलिए मुझसे टोकन लेने के लिए इतनी उत्सुक मत होइए। मैं टोकन किसी को नहीं दूंगी, दक्ष ने बिना किसी परवाह के उसे जवाब दिया। तो फिर मत जाओ। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं ठीक उसी स्थान पर गई थी जहां दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रकट होने की उम्मीद थी। उस क्षेत्र की प्राकृतिक क्यूई में गड़बड़ी से मैं कहूंगी कि लगभग 96 घंटों में ये प्रकट होगा, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, उसने उससे कहा। यह वैसा ही है जैसा आपने शुरू में अनुमान लगाया था। मुझे लगता है कि हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि यहाँ भी आप गलत हो सकते हैं, दक्ष ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। ओह ठीक है, मैंने पहले ही बीस्ट हॉल और माइटी स्वॉर्ड सेक्ट की टीम के लोगों को देखा है। मेरा मानना है कि और भी धार्मिक संप्रदाय होंगे। क्या हम उन सभी से लड़े बिना दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं? एक मौका है कि धार्मिक संप्रदाय हमें प्रवेश करने का मौका दिए बिना ही हम पर हमला कर देंगे, उन्होंने आगे कहा। सच है, धार्मिक संप्रदाय हमें देखकर निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, मी याओ ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दक्ष से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया में एकमात्र बुरे संप्रदाय नहीं हैं, उसने जवाब दिया। और भी बुरे संप्रदाय आ रहे हैं। कितने? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। दुनिया में दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के 20 प्रशंसा चिन्ह हैं। उन 20 चिन्हों में से 9 बुरे संप्रदायों के पास हैं, जबकि 10 धार्मिक संप्रदायों के पास हैं, उसने दक्ष को उत्तर दिया। ये तो केवल 19 है। आखिरी टोकन। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। टोकन का क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। मी याओ ने उत्तर दिया, पिछले 1000 वर्षों में 20वां टोकन नहीं मिला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह किसके पास है। तो ये 10 बनाम 9 है, यह 1 बनाम 19 से बेहतर है, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, दक्ष ने हंसते हुए कहा। नहीं, वास्तव में नहीं। 9 दुष्ट संप्रदायों में से रक्तभक्षी संप्रदाय, द्वैत साधना संप्रदाय और गहन यीन छीनने वाला संप्रदाय हमारे बिल्कुल भी करीब नहीं है। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बीच दुश्मनी है, मी याओ ने कहा। हाँ, बहुत बढ़िया। बुरे संप्रदायों के बीच भी आपकी कोई निकटता नहीं है, मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। वैसे भी क्या द्वैत साधना संप्रदाय वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दक्ष ने पूछा। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन द्वैत साधना संप्रदाय के अनुयायी अपनी साधना बढ़ाने के लिए आनंद का मार्ग चुनते हैं। मुझे वह संप्रदाय बिल्कुल पसंद नहीं है। वे और कुल मिलाकर बुरे हैं। वे नश्वर लोगों का अपहरण करते हैं और उन्हें साधना के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुरुष लड़कियों का इस्तेमाल अपनी साधना बढ़ाने के लिए तब तक करते हैं जब तक कि लड़कियां मर नहीं जाती, जबकि लड़कियां पुरुषों का इस्तेमाल करती हैं, उसने कहा। डार्क सोल सेक्ट भी लोगों को मारता है ना? तुमने खुद भी कई नश्वर लोगों को मारा होगा, दक्ष ने कहा। उसकी नजर में वे सभी हत्यारे थे। थोड़ा अंतर ये था कि द्वैत साधना संप्रदाय उन प्रथाओं का उपयोग करता था जिनसे उसे सबसे अधिक घृणा होती थी। चाहे हमारा संप्रदाय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कभी भी हजारों लोगों का अपहरण नहीं करते और न ही उनकी जान लेते हैं, मी याओ ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। हो सकता है या शायद नहीं। डार्क सोल सेक्ट में बहुत सारे लोग हैं। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, दक्ष ने लापरवाही से कहा और अपने कमरे की खिड़की की ओर चला गया और सड़क पर देखने लगा। तुम हमारे संप्रदाय पर इस तरह से आरोप क्यों लगा रहे हो? अगर तुम प्रधान शिष्य नहीं होते तो मैं इस तरह की ईशनिंदा के लिए तुम्हारा सिर काट देती, मी याओ ने दक्ष की पीठ पर घूरते हुए कहा। मुझे गलत मत समझो, मैं यह नहीं कह रहा कि संप्रदाय बुरा है। आपने मुझे डार्क सोल संप्रदाय के बारे में जो बताया है, उसके अनुसार हमारा संप्रदाय द्वैत साधना संप्रदाय से 100 गुना बेहतर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार हम सभी बुरे हैं। भले ही हम द्वैत साधना संप्रदाय जितने बुरे न हो, फिर भी हम बुरे ही हैं, दक्ष ने कहा। हाँ, तो क्या हुआ? धार्मिक संप्रदाय के लोग भी निर्दोष लोगों को मार देते हैं, उसने जवाब दिया। सच है, केवल संप्रदाय ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से अधिकांश साधकों ने भी जीवन लिया है। यहाँ तक कि नश्वर लोगों ने भी अन्य नश्वर लोगों के जीवन लिए हैं। ये दुनिया भी ऐसी ही है, ये छिद्रों से भरी हुई है। हम सभी जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता, कम से कम पूर्ण शक्ति के बिना तो नहीं, दक्ष ने कहा। हाँ, तुम एक विद्वान की तरह बात करते हो। क्या तुम दुनिया को बदलना चाहते हो? मी याओ ने जोर से हंसते हुए कहा। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन शायद मैं एक दिन कर सकूं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि जिस भगवान ने हमें बनाया है वो यही चाहता था? मनुष्य अमरता के पीछे भागते हैं, मनुष्य प्रसिद्धि, शक्ति और लालच के लिए दूसरों को मारते हैं। ये सब गड़बड़ है। इस गड़बड़ दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, दक्ष ने कहा। जो लोग सोचते हैं कि वे खुश हैं, वे खुशी के भ्रम में हैं। अगर वे वास्तव में अपनी आंखें खोलें और बस देखें, तो उन्हें वास्तविकता का एहसास होगा। कोई भी वास्तव में खुश नहीं है। लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, लोग मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। एकमात्र चीज जो कुछ मूल्यवान है वह है परिवार, लेकिन वह भी तब गड़बड़ा जाता है जब परिवार के सदस्य परिवार के सदस्यों को मारने की कोशिश करते हैं, दक्ष ने कहा जब उसने अपने अनुभव से इस दुनिया के बारे में सोचा। यह सही है, हम सभी खुशी के भ्रम में जी रहे हैं और वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है। हर गुजरते दिन के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमरता प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं और जीवित रहने के लिए हत्या करते हैं।
मैं मानता हूँ कि ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे पास बस यही है। मी याओ ने पूरी गंभीरता से उसे उत्तर दिया। अगर आप भगवान बन गए तो क्या आप सब कुछ बदल देंगे? दक्ष ने पूछा। यह असंभव है। मैं स्वर्ग तक पहुंचने का सपना भी नहीं देखता। इस ब्रह्मांड का देवता बनना तो दूर की बात है, मी याओ ने जवाब दिया। जरा कल्पना कीजिए कि आप सफल हो जाते हैं। क्या आप इस दुनिया को बदलने के लिए कुछ करेंगे? दक्ष ने पूछा। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या इस दुनिया को बदलना सचमुच संभव है? उसने पूछा। ये संभव होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति अमर हो जाए, लोग अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, कोई भी साधना के पीछे नहीं भागेगा, क्या वो दुनिया अद्भुत नहीं होगी? दक्ष ने कहा। हाँ, ये वास्तव में अच्छा होगा। मुझे अमरता पाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मी याओ ने जोर से हंसते हुए कहा। या फिर इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देना बेहतर होगा। इस सारे दुख को खत्म कर दो, दक्ष ने बड़बड़ाया। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम सबसे बड़ी शैतान बन जाओगी, वो व्यक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड की जान ले ली। मुझे कहना चाहिए कि यह कोई बुरी उपाधि नहीं है, मी याओ ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। बड़बड़ाने के लिए क्षमा करें, मैं बस कुछ बेतरतीब विचार कर रहा था, दक्ष ने कहा और उसने पीछे मुड़कर उसे मुस्कुराते हुए देखा। इस बारे में चिंता मत करो, हर किसी के मन में कभी कभी कुछ अजीब विचार आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने की शक्ति होगी, मी याओ ने हंसते हुए कहा। शायद, दक्ष ने उसे जवाब दिया। ठीक है, आज कहीं मत जाओ, बस अपने कमरे में रहो और साधना करो, उसने दक्ष से कहा और उसके कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर मत निकलो, माफ करना, लेकिन मुझे किसी को ढूंढना है, दक्ष ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। दक्ष ने होटल में अपनी दिव्य भावना फैलाकर ये देखने की कोशिश की कि मी याओ उसके कमरे में आए हैं या नहीं। हालांकि उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह अपने कमरे में थी, लेकिन वह ऐसी चीज देखकर दुखी भी हुआ जिसे वह देखना नहीं चाहता था। म्यू और सू जेन दोनों एक ही कमरे में थे। सू जेन दीवार के सहारे खड़ी थी, जबकि म्यू ने पीछे से उसे आवाज दी। वे लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते, दक्ष ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा। हम ताकतवर तलवार संप्रदाय के लोग कहाँ हैं? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। वह ताकतवर तलवार संप्रदाय के लोगों को नहीं देख सका। क्या उन्हें यहाँ कमरे देने से मना कर दिया गया था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं, वे क्यों जाएंगे? दक्ष ने गहरी सोच में डूबते हुए भौहें सिकोड़ी। चाहे वह कितना भी सोचे, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः उसने सोचा कि वे इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें सराय पसंद नहीं आई। ये संभव था। ऐसा कहा जाता था कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के लोग विनम्र थे, लेकिन वे उन जगहों पर नहीं रहते थे जो उन्हें पसंद नहीं थी। हालांकि होटल अच्छा है, लेकिन शायद यह उनके स्वाद के अनुरूप नहीं था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। जो भी हो, मैं उन्हें कुछ दिनों में देखूंगा, दक्ष ने सोचा। अभी के लिए मुझे उस मेन को ढूंढना है, मुझे अपने जवाब चाहिए, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा और चुपके से दालान से होते हुए होटल से बाहर निकल गया। शहर में घूमते समय उसने अपना चेहरा ढकने के लिए एक सामान्य मुखौटा पहना हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे जिन्होंने उसका चेहरा देखा था। उनमें से एक मेन और रुआन का मास्टर था। थंडर जायंट संप्रदाय का प्रमुख बुजुर्ग उसके ठीक सामने खड़ा था जब दक्ष ने उसके शिष्य रुआन को मार डाला था और उससे बचकर भागने में कामयाब हो गया था।